नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रायपुर में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी। जैसा कि आपको मालूम है कि एक किसी महल को बनाने के लिए बहुत से कारीगर लगते हैं, आर्किटेक्ट लगते हैं, इंजीनियर लगते हैं। वैसे ही संजय श्रीवास्तव की भूमिका पिछले 5 साल रही। विपक्ष में रहकर इन्होंने सरकार को कटघरे में खड़े करते रहे। जब भी बारी आई सरकार पर सवाल उठाने की, ये बखूबी उठाते रहे हैं। एक इस जो महल जो बना है, ये सरकार बनी है, इसमें इनकी एक बड़ी भूमिका भी रही है। इनसे चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वागत है सीजीवाल में। नमस्कार सर, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेके आई और ऐसा माना जा रहा था कि लगभग 4.5 साल तक की पार्टी कहीं पर नहीं है, कांग्रेस जीत रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक आखिरी के 2-3 महीने के बीच में आप लोग इतनी लीड लेकर आए? देखिए, विशुद्ध रूप से इस जीत में सबसे बड़ी यदि कोई भूमिका है तो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे प्रभारी हैं, जिन्होंने लगभग 1.5-2 वर्षों से लगातार यहाँ पर कैंप करके और इस सरकार की क्या कमियां हैं, इस सरकार के खिलाफ में किस तरीके का संघर्ष करना है, इसका एक जो रोड मैप बनाया। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के जो हमारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जिन कार्यकर्ताओं में पिछले 2018 में हार के बाद थोड़ी बहुत निराशा हुई, लेकिन वे एक बार फिर सबने संकल्प लिया कि इस भ्रष्ट सरकार को, ये शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि पिछले 5 वर्षों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार। और इस सरकार के खिलाफ में सबने मिलकर एक सामूहिक रूप से एक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। कांग्रेस हम पर सवाल भी खड़ा करती रही चुनाव के समय कि इनके पास में चेहरा नहीं है, नेतृत्व नहीं है। लेकिन बीजेपी क्योंकि संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को तय किया था कि हम सामूहिकता के साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण आज भूपेश बघेल की सरकार सत्ता से बाहर हुई है। और हम शुरू से ये कहते रहे कि 15 वर्षों तक जनता ने जो आशीर्वाद हमको दिया, अच्छे कामों के कारण आशीर्वाद दिया, लेकिन देश की आज़ादी के बाद पहली ऐसी ये भ्रष्ट सरकार है जिसने 5 वर्ष में ही अपना विश्वास आम जनता से खोया है। तमाम वादों के साथ में ये सरकार आई थी, जन घोषणा पत्र में तमाम प्रकार के मुद्दे थे, लेकिन वो मुद्दे केवल मुद्दे ही बनकर रह गए चुनाव जीतने के लिए। वो धरातल पर नहीं हुए, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। और वजह ये हुई कि ये सरकार को केवल 5 साल के अंदर में ही जनमत से हटना पड़ा और ये आज सत्ता से बाहर हो गया। सर, भ्रष्टाचार की बात हुई, जैसे तो अभी पीएससी को लेकर आप शुरू से विषय उठाते रहे, चाहे उम्र के बंधन की बात हो या फिर अभी जो भ्रष्टाचार की बातें आई हो, ये अगर अब आपकी सरकार आ गई है तो इसका होगा क्या? ये जो युवा जो है आक्रोशित है, इस बार उन्होंने वोट भी आपको लगभग बहुत किया है, क्या होगा इनका आगे? देखिए, अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तव में किसी भी सरकार को पदस्थ या अपदस्थ करने में यदि भूमिका सबसे बड़ी होती है तो महिलाओं की होती है या फिर युवाओं की होती है। हमने पिछले 5 वर्षों में देखा तमाम वो नौकरियां जो युवाओं तक जानी थी, जिन वादों के साथ में कांग्रेस सरकार में आई थी, वो वादे पूरे नहीं हुए। यहाँ तक कि बेरोजगारी भत्ता तक उन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण हमको एक बड़ा आंदोलन रायपुर में करना पड़ा। मुख्यमंत्री निवास का हमने घेराव किया। पीएससी की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक जो छात्र जब कॉलेज से निकलता है बाहर और जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, उसको विश्वास रहता है कि मैं पढ़कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मैं क्लियर करके मैं नौकरी प्राप्त करूंगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा, पालन पोषण करूंगा। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार, वैसे तो भ्रष्टाचार कोई नई बात कांग्रेस के लिए नहीं है, कांग्रेस के डीएनए में हमेशा से रहा है भ्रष्टाचार, देश की आज़ादी के बाद से। लेकिन लगता था कि शायद छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों पीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड हुआ देश के अंदर में। किस तरह के भ्रष्टाचार भी होते हैं क्या, वो कहते हैं ना कि कभी कभार एक खगोलीय घटना हो जाती है, उस तरह की कि यदि मेरिट लिस्ट में 20-25 लोगों के नाम आ रहे हैं, उसमें से 4-5 परिवारों के ही वो नाम है। एक परिवार से ही 4-4 नाम सेलेक्ट हो रहे हैं, भाई भी हो रहा है, भतीजा भी हो रहा है, बेटा भी हो रहा है। ये अपने आप में आश्चर्य था। और आपने देखा कि पीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उनके परिवार सोनवानी थे, जो उनके परिवार के लोग उसमें चुने गए, 3-3, 4-4 लोग। जो सेक्रेटरी हैं उनके परिवार के हैं, कुछ नेता कांग्रेस के थे, उनके बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं। जब ये सवाल किया, आंदोलन किया,
सरकार ने इनकी सुनी नहीं और सरकार को लगा मदमस्ती में है, हम तो चुनाव जीतकर फिर से आएंगे, और फिर कोर्ट में गया, कोर्ट ने राहत दी, उस पर तत्काल स्टे लगाया। तो युवाओं को लगा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो उनके कैरियर का आखिर क्या होगा। और बीजेपी के युवा मोर्चा ने सबने मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया। यहाँ रूपरेखा हम लोगों ने कार्यालय में बैठकर बनाया, युवा मोर्चा के साथ में मिलकर उसका एक बड़ा आंदोलन, पीएससी का घेराव, कार्यालय का घेराव हमने किया। युवाओं को भरोसा हुआ कि उनके साथ में बीजेपी की जो यूथ विंग है वो खड़ी है, और फलस्वरूप उन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और परिणाम आप ये देखिए कि युवाओं का एक बड़ा समर्थन इस चुनाव के अंदर में हमको प्राप्त हुआ। अब क्या होगा सर इस विषय को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जब सरकार में आए हैं तो एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि यदि कोई गलती हुई है, शायद आपने घोषणा पत्र में भी देखा होगा कि हमने इसकी जांच की भी बात की है, और आने वाले समय में जो पीएससी के एग्जाम होंगे वो यूपीएससी की तर्ज पर होंगे। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जो भारत सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं होती हैं उस तर्ज पर होगी, स्थानीय स्तर पर नहीं होगी। उसको और भी हम पारदर्शी तरीके से, ताकि छात्रों को और भी विश्वास हो, युवाओं को विश्वास हो, और ये जो पुराने घोटाले हुए हैं निश्चित रूप से सरकार इसको प्राथमिकता के आधार पर जांच करेगी, और तमाम जो हमारे युवा हैं जिनको विश्वास है उनको राहत प्रदान करेगी। सर, कर्मचारियों और अधिकारियों का जो डीए का एक विषय था, उसको लेकर छत्तीसगढ़ में शायद पहली बार हड़ताल हुई और कई कार्यालयों के ताले भी लगे। आप लोगों ने कहा है कि हम DATC से भी देंगे, इसके अलावा कर्मचारियों को क्रमोन्नति देंगे, सहायक शिक्षकों के जैसे वेतन विसंगति दूर करेंगे। इसको लेकर क्या है, ये कब तक कुछ रोड मैप वगैरह? देखिए, काम काफ़ी है और लगभग ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो भूपेश बघेल की सरकार से परेशान ना हुआ हो। कर्मचारी निश्चित रूप से पूरे प्रशासन की प्रदेश में जो विकास और खुशहाली होती है उसकी एक रीढ़ होते हैं, और उनके माध्यम से जो हमारी जो कल्पना रहती है, सरकार की कल्पना रहती है, वो धरातल तक जाती है, आम लोगों तक जाती है। तो निश्चित रूप से उनकी मांगों को या उनको प्रसन्न रखना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, ताकि वो और भी उत्साहित तरीके से काम करें। तो मुझे लगता है कि जो गलतियां भूपेश बघेल की सरकार ने करी थी कि उन्होंने सबको कह दिया था कि संविदा हो चाहे अनियमित कर्मचारी हो, सबको नियमित करने का वादा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में चुनाव के पहले किया था, 2018 के चुनाव के पहले, लेकिन प्राथमिकता नहीं। फलस्वरूप ये हुआ कि धीरे धीरे करके हुआ, 5वें साल में हमने ये देखा कि हर एक वर्ग सड़क पर था, और एक समय ऐसा आ गया था जब पेपरों में छपा था कि रायपुर शहर का धरना स्थल जो धरना देने वालों से पट गया है, जगह की कमी पड़ी, तब जाकर नए रायपुर में स्थान बनाया गया। तो एक बड़ा आक्रोश था कर्मचारियों को, बड़ा समर्थन हमको प्राप्त हुआ है, और मुझे लगता है कि जो हमने अपने घोषणा पत्र में दिया है, जो वादे हमने किए हैं कि जैसे डीए का है या हमारे जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके लिए क्या राहत प्रदान करना है, तो मुझे लगता है प्राथमिकता के आधार पर इसको हम करेंगे। भैया, मैं एक शॉर्ट में सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अभी बीजेपी ने भी धान को लेके, बोनस को लेके, महतारी वंदन योजना के तहत 1200 देने का है, कर्मचारियों को डीए देना है, इतना पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, वास्तव में एक चुनौती तो है, क्योंकि लगभग आज 90,000 करोड़ का कर्जा भूपेश बघेल की सरकार ने लिया है, और उन परिस्थितियों में जब हम सरकार में आए हैं तो एक बड़ी चुनौती तो है। लेकिन बीजेपी की सरकार की पहचान ही यही है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं जी। और यदि हमने मोदी की गारंटी के साथ में हम आम जनता के बीच में चुनाव में गए हैं, इसका अर्थ है कि यदि मोदी की गारंटी अर्थात उनके काम पूरे होंगे, और इसकी चिंता हम सब मिलकर करेंगे। आपने ये देखा है कि आपने जिस बात को कहा कि कई योजनाएं हैं, जैसे किसानों का है प्राथमिकता के आधार पर, हम वो लोग हैं, बीजेपी वो है जिसको हमने 5 साल सुना, और लगभग ये बातें भी आई कि 2018 में हमारी हार का कारण ये था कि हम 2 वर्ष का बोनस किसानों को नहीं दे पाए थे। कुछ दिक्कतें रही होगी, लेकिन हमने इस चुनावी घोषणा पत्र में जो पिछले सरकार के समय हमारी जो छूटी हुई चीजें थी उनको भी हमने शामिल किया कि नहीं, हम 2 वर्ष का जो बकाया बोनस भी हम किसानों को देंगे। देखिए, मैंने एक विश्वास की बात कही, आपने कहा ना कि 12,000 15,000 की बात करी, कि हमने महिलाओं को एक विश्वास दिलाया है कि महतारी बंधन योजना के माध्यम से हम उनको 12,000 देंगे। कांग्रेस 12,000 की अपेक्षा 15,000 की बात करी। आखिर 12,000 से 15,000 ज्यादा होता है, लोगों ने विश्वास क्यों नहीं व्यक्त किया उनके ऊपर में? 12,000 पर विश्वास व्यक्त किया। यही मोदी की गारंटी है और यही बीजेपी की विश्वसनीयता है
कि उनको विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है वो मिलेगा, क्योंकि 15 सालों में एक आध दो मुद्दे हो सकते हैं जो हमने नहीं किया, लेकिन 15 वर्षों के अंदर में हमने छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी, छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दी। और लगभग वो छत्तीसगढ़ जहाँ पर लोग भूख से मारे जाते थे वनांचलों क्षेत्र में, वहाँ पर पेट भरने का काम, जो छत्तीसगढ़ जो खाद्य सुरक्षा की बातचीत है, वहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ को प्रथम कुछ राज्यों के अंदर में शामिल करने का काम बीजेपी की सरकारों ने किया है। तो उनको विश्वास है कि सभी क्षेत्रों में विकास के काम होंगे, और निश्चित रूप से जो वादे हुए हैं, चाहे वो किसानों से हो, चाहे महिलाओं से हो, चाहे युवाओं से हो, ये प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार करेगी। मेरा आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है सर, ये थोड़ा सा पार्टी लाइन से हट के, सरकार ने जो अभी आत्मानंद स्कूल खोले हैं हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम, आपकी नज़र में इनका क्या होगा करके, या क्या करना चाहिए? देखिए, पिछली सरकार ने आत्मानंद स्कूल जो खोला है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि आत्मानंद स्कूलों में कुछ विशेष लोगों का वहाँ पर एडमिशन हो रहा है। जी। ये भी हम समाचार पत्रों में पढ़ते थे कि जो टीचरों को वहाँ रखा गया उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। बहुत सारे ऐसे, और कुछ पुराने स्कूलों पर उन्होंने भ्रष्टाचार करके, एक लीपापोती करके एक नया स्ट्रक्चर दे दिया उनको। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, कुछ शिक्षकों ने भी कल परसों मुझे बताया। तो हम केवल बदले की भावना से कि नहीं हम इनको बंद कर दें, उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं। निश्चित रूप से सरकार इसकी समीक्षा करेगी कि आत्मानंद स्कूल की जो योजना इन्होंने लाया है, और समीक्षा करने के बाद गुण दोष के आधार पर क्या ये योजना बंद करना चाहिए, ये इस योजनाओं में क्या परिवर्तन करके इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए, हम गुण दोष के आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के बाद जो बेहतर होगा वो सरकार इस पर निर्णय करेगी। वैसे तो ये मंत्रिमंडल का है, लेकिन आपने जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें पूछी है, जो पीछा है, आपने एक विजन जो होता है पार्टी का विजन, उस दृष्टिकोण से मैं इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जो पार्टी का विजन है वही सरकार के माध्यम से नीचे उतरेगा, कि हम ऐसा नहीं कि किसी को सीधा बंद कर दिए, हम उसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा के आधार पर कुछ चीज़ें, अधिकांश काम 13वें वित्त आयोग और डीएमएफ फंड से हुए हैं। देखिए, राशियों का दुरुपयोग हुआ है, राशियों का जो राशि जन मद में जाननी आनी आई थी उसका वहाँ पे उपयोग करना था, इस राशि का भी दुरुपयोग हुआ है, इसकी भी जांच होगी। और निश्चित रूप से जो दोषी हैं, जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने इसको मत परिवर्तन करके दूसरे कामों में उपयोग किया है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ में भी सरकार कार्रवाई करेगी। हिंदी से बैर नहीं है आप? नथिंग, हिंदी तो हमारी पहचान है, मूल पहचान है। हिंदी हिंदुत्व कई जगहों पर सर ये भी हुआ है, मैं व्यक्तिगत चर्चा कर ले रहा हूँ आपसे, कि कई जगह ऐसा भी हुआ है कि हिंदी मीडियम स्कूल को अंग्रेजी मीडियम स्कूल कर दिया, और उस स्कूल में बैठने की जगह ही नहीं है। बिलासपुर का भी एक स्कूल है तिफरा का, जैसे कि वहाँ पर बैठने की जगह नहीं, लेकिन आदेश आ गया तो उन्होंने खोल दिया है। ऐसी स्थिति को किस नज़रिए से देखते हैं सर आप? हिंदी से तो बैर हो ही नहीं सकता, हिंदी तो हमारी आस्था है, हमारी आत्मा है जी। लेकिन ठीक है, आवश्यकता अनुरूप यदि अंग्रेजी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, हमारे जो नई पीढ़ी है वो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन सरकार यदि अंग्रेजी पढ़ाना चाहती है सरकारी स्कूलों में, हुआ ये कि जो हिंदी मीडियम स्कूल थे उसको अंग्रेजी मीडियम किया गया, इंग्लिश मीडियम किया गया। हुआ ये कि कुछ बच्चे जो इंग्लिश पढ़ना चाहते थे वो तो वहाँ पर पढ़ लिए, लेकिन वहाँ जो बरसों बरस से जो बच्चे पढ़ते थे, उस गांव के बच्चे पढ़ते थे, उनके लिए उसके लिए ऑल्टरनेट दूसरा स्कूल नहीं बनाया गया। जैसे आपका डीवी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। हुआ ये कि जिस गांव में स्कूल खुला आत्मानंद, उस गांव का बच्चा जो हिंदी मीडियम पढ़ता था उसका एडमिशन अंग्रेजी मीडियम में नहीं हुआ, वो देखते रह गया कि अब मैं कहाँ पढ़ूं जी। तो ये सुनने में आया कि उसको 10 किलोमीटर दूर जाकर एडमिशन लेना पड़ा। तो आप यदि कोई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन बचे हुए जो लोग हैं, जो एग्जिस्टिंग है, जो पुराने लोग हैं, उनके लिए एक नई व्यवस्था पहले बनाना चाहिए था, पैरेलल समानांतर तौर पर। उसके बाद उनको भी मिलती जगह, इनको भी मिलती। ये एक बड़ा त्रुटि जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा, क्योंकि जब मैं सीतापुर में था, जो मैं सरगुजा के सीतापुर में था, जहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था, उस स्कूल को मैंने देख के कहा इसको आत्मानंद कर दिया, लेकिन यहाँ के बच्चे अब उनके लिए स्कूल नहीं है, उस स्कूलों को लोगों को 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था। तो ये सरकार की बहुत बड़ी त्रुटि है कि बगैर किसी कार्य योजना के, बगैर सोचे समझे यदि किसी चीज़ पर हम निर्णय करते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो इसका नुकसान निश्चित रूप से आम जनता को होता है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी। पिछले 5 साल मुखर रहे हैं और अभी भी बड़ी मुखरता से इन्होंने अपनी बातों को रखा है, हमारे सवालों का जवाब दिया है। आज फिलहाल इतना ही। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।